नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ सफलता की कहानी टॉपर्स की जुबानी के एपिसोड के माध्यम से ग्रेविटी के 2 टॉपर्स गौरी मिश्रा और आद्या द्विवेदी, इनसे मैं रूबरू हूँगा और जानेंगे कि क्या क्या बेसिकली हमें प्रिपेयर करना है जिससे नीट इजीली क्रैक हो जाए। सबसे पहले मैं गौरी मिश्रा को इनवाइट करना चाहता हूँ। गौरी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नाउ सेकेंड टॉपर फ्रॉम द लिस्ट, आद्या द्विवेदी, मोस्ट वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। कहते हैं कि बस तू ही इस दुनिया में तुझसा कोई और कहाँ, बस तू ही इस दुनिया में तुझसा कोई और कहाँ। अगर हो ना भरोसा बात में तो तू भी यहाँ और मैं भी यहाँ, अगर हो ना भरोसा बात में तो तू भी यहाँ और मैं भी यहाँ। इनकी सफलता के लिए पूरे ग्रेविटी टीम की ओर से, काउंसलिंग गुरु रवि प्रकाश शर्मा की ओर से एक छोटा सा तोहफा, इनकी बहुत ही बड़ी उपलब्धि और दिवाली गिफ्ट दोनों सम्मिलित करके एक तोहफा दिया जा रहा है। सबसे पहले गौरी मिश्रा, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट आद्या द्विवेदी। अब देखिए, मैं इनका मेंटरशिप इनके ऊपर सौंपता हूँ। मैं अपने जीवन काल का पूरा मेंटर इनको बनाता हूँ, मेरी जिम्मेदारी खत्म। अब ये देखिए कितना आसान है, नीट वाले बच्चों को तैयारी कराना कितना आसान है। आप 2 साल दीजिए, आप इनके करियर का 2 साल दीजिए, ये आपके करियर का पूरा ख्याल रखेंगे, आपकी सेहत का पूरा ख्याल रखेंगे। सारे बच्चों से अनुरोध है कि बस 2 साल हमारा लीजिए और आप हमारी सेहत का ख्याल रखिए। होप सो अच्छे हैं। एक को KGMU मिल रहा है, एक RML कंफर्म है, एम्स के लिए जा सकती हैं। बट आप जुड़े रहिए, प्रिपेयर कीजिए और आगे आने वाले इसी वीडियो के आगे कुछ पलों में हमें जानेंगे कि आखिर वो कौन सा सीक्रेट है, वो कौन सा एक पॉइंट होता है जो क्लिक करने के बाद आसानी से हो जाता है। जैसा कि आप बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं गौरी मिश्रा के बारे में, दैट इज द 4th अटेम्प्ट, पार्शियल ड्रॉप प्लस 4th अटेम्प्ट। आसान नहीं होता है, लोग ताने मारते हैं, पूछते हैं आपसे कि 3 बार नहीं हुआ, 4था बार कैसे होगा। इसीलिए मैं लिखा, क्या लगता था MBBS नहीं मिलेगा, इन्होंने इसे गलत साबित कर दिया, ठीक है। और 660 नंबर इन्होंने लाए। दूसरा एग्जाम्पल है आद्या द्विवेदी। इनसे जब मेरी मुलाकात हुई 11th क्लास में, तो इनका एक ही स्टेटमेंट था, वही मैं कोट किया हूं कि सर प्रैक्टिस ही तो करना है, क्लास 12th हो चाहे नीट हो। और ये इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना है तो 12th में ही क्यों नहीं, आखिर ड्रॉप लेने की क्या जरूरत। तो ये 2 कैंडिडेट, और उम्मीद है कि आप अगर नीट का प्रिपेयर कर रहे हो तो इसी दोनों के बीच में आपका प्रिपरेशन होगा, मैक्सिमम अटेम्प्ट वर्सेस अपीयरिंग। तो इससे परफेक्ट कॉम्बो आपको नहीं मिलेगा कहीं। जुड़े रहिए लास्ट तक और देखते हैं थोड़ा एक क्या एक्टिविटी टॉपर्स क्या सही में केवल पढ़ाई करते हैं कि कुछ इंजॉयमेंट भी करते हैं, ये भी जानेंगे। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि अभी रूबरू कराया आपको आद्या द्विवेदी और गौरी मिश्रा के बारे में, आइए जानते हैं कि उनकी सफलता का क्या राज है। गौरी, सबसे पहले कैसा लग रहा है?
सर मैं ये कहना चाहूँगी बहुत ही प्राउड मोमेंट है, बहुत अच्छा लगा। 4th अटेम्प्ट और 4थी अटेम्प्ट में KGM, हाउ टू रिलेट दिस? सर बस यही कहना चाहूँगी कि जितनी मेहनत थी वो मतलब वर्थ इट है। जैसा कि इन्होंने कहा, इनके लिए मैं एक सेंटेंस बोलना चाहता हूँ। साहस, हिम्मत, जुनून, हौसला और न जाने इनके लिए कितने सारे पर्यायवाची शब्द बने हैं। उस पर्यायवाची का एक शब्द गौरी मिश्रा भी है। क्या सही बोल रहा हूँ ना? जब से मैं इनको देख रहा हूँ, इन्होंने कभी निगेटिव थॉट्स अपने अंदर आने ही नहीं दिया। इवन इनके फ्रेंड्स कहते थे, देखते हैं 4th अटेम्प्ट में होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। आप एक छोटा सा कोई स्टेटमेंट दीजिए, आखिर वो क्या रीजन था जो आपने 4th अटेम्प्ट को चूज किया? और रिजल्ट तो सभी को पता है। सर जो मेरा मेन रीज़न था कि मेरे पेरेंट्स का ये सपना था। हाँ, मेरे पेरेंट्स का सपना था और मेरे नाना नानी, जब नाना जी को रिजल्ट के बारे में पता लगा था, हाँ, तो उन्होंने यही कहा था कि बेटा अब तो मेरी उम्र तुमने 10 साल और बढ़ा दी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समझिए, अगर घर के परिवार को अगर जब खुशी मिलती है, जब उनके पोते नाती अगर रिजल्ट लाते हैं, तो कितनी सुकून मिलता है, कितना उनको फील होता है कि हाँ चलो हमारा जो जनरेशन है ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, अब दूसरे शख्सियत से मैं आपको रूबरू कराऊंगा, जो है आद्या द्विवेदी। आद्या, इनसे कहीं मेरे अंदर कम सेल्फ कॉन्फिडेंस है जितना इनके अंदर है। सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कूल, रिलैक्स, ये सब इनके पर्यायवाची है। आप कुछ ऐसा हमें ज्ञान दीजिए कि हम भी थोड़ा कूल और ज्यादा हो जाए। इनको मैं एक ऐड करता हूं, जब इनकी रिजल्ट आई थी तो रिजल्ट मैं चेक किया, मैं भेजा, मैं रात को इनको कॉल किया, इन्होंने रिजल्ट सुबह देखा। तो इससे ज्यादा रिलैक्स मैं आज तक ना तो मैं कभी एक्सपेक्ट किया था किसी से, और ना ही मैं ये सोच सकता था कि मतलब ऐसे भी लोग हो सकते हैं। इसलिए अब तो हमारे ये दोनों मेंटर हो गए हैं, पूरा मेरा लाइफ टाइम मेंटर रहेंगे। जब भी जीवन में जो भी समस्या होगी, हम दोनों, हमारा जो काम था वो मैंने कर दिया, अब इनकी काम करने की बारी है। आद्या बताइए, ये कहाँ से आपने सीखा? ये बात मेरे मम्मी पापा ने मुझसे कही थी कि हाँ, तुम में इतनी कैपेबिलिटी है कि तुम एक बार में निकाल सकती हो। बिल्कुल। पर तुम बहुत आलसी हो। तो वो मेरे को मोटिवेट करते रहते थे कि अपना आलस छोड़ दो, कुछ महीनों की बात है, करो, हाँ, क्योंकि तुम कर सकती हो। हाँ। तो एंड में उन्होंने मुझे पुश किया कि करो, मेहनत तो करो, रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। हाँ। मुझे भी लगा कि मैं मेहनत करती हूँ, हाँ, और एक बार में नहीं होगा तो मुझे एटलीस्ट रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, हाँ, कि मेरा निकल नहीं पाया। हाँ, हाँ। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था 11th में, तब मुझे लगा कि मुझे कोई भी कॉलेज मिल जाए मुझे चलेगा। लेकिन जब 12th में आए, फिर मुझे लगा कि मैं अपना बेस्ट देती हूँ। करेक्ट। तो फिर एट द एंड जो रिजल्ट आया, 655 720 में इनका स्कोर आया है। ए ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी काउंसलिंग कर रही हैं, और स्टेट कोटा के थ्रू RMN तो कंफर्म ही है। अगर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर जाएंगे तो एम्स मिल सकता है इनको। बट ये रिजल्ट और आपका एक्सपेक्टेशन, इस दोनों का मैचिंग और गैपिंग, इसके बारे में बताइए। मेरे को अपने आप से थोड़ा और एक्सपेक्टेड था, और आते भी अगर मैंने ओवरथिंक नहीं किया होता एग्जाम के टाइम पे। मैं एग्जाम में क्वेश्चंस पढ़ रही थी और मुझे लगा इसका मतलब ये भी हो सकता है हमें यहाँ ट्रिक कर रहे हो, और इसी वजह से मेरे 2-3 क्वेश्चन गलत हुए, क्योंकि मैंने सोचा कि इसका कुछ और मतलब भी हो सकता है। तो अगर मैं इतना ओवरथिंक नहीं करती हर क्वेश्चन के बारे में कि इसका अलग मतलब भी हो सकता है, तो मेरे और आते हैं। जिस दिन एग्जाम देके ये दोनों बच्चे सेंटर पे आए, गौरी से बात हुई। गौरी ने एक ही स्टेटमेंट दिया, सर मैं सेंटर आ रही हूँ। मैं इनको कॉल किया, कैसा रहा रिजल्ट, एग्जाम? सर बेकार। अब बेकार समझ सकते, 655 जब ये बेकार बोल रहे हैं तो इनका एक्सपेक्टेशन क्या रहा होगा। मैं इनको बोला कि आप सेंटर पे आ जाओ, और जब इनका आंसर चेक हो रहा था तो इनका जो
उस बॉडी लैंग्वेज था, मैं मतलब आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, ये इनसे ही आप जानिएगा ये कैसा फील करते थे। दोनों से एक सवाल कॉमन रहेगा, छोटा सा संक्षिप्त में इसको बताइएगा। द रोल ऑफ द ग्रेविटी सपोर्ट सिस्टम, जिसमें आपका टेस्ट, मॉनिटरिंग, फैकल्टी, क्लासरूम सारा बेहतर क्यों है, ये तो हमें भी पता है बेहतर है, आखिर बेहतर क्यों है ये आपको बताना है। मैंने पहले तो सबके दिमाग में नाम आता है आकाश एलन, इसके बारे में सुना था, पर ये मैंने सुना था कि वो लोग सबका एडमिशन ले लेते हैं बट फोकस्ड रहते हैं सिर्फ अच्छे बच्चों पर। हाँ। तो जो मैंने यहाँ पे चेंज देखा वो ये था कि मैं अच्छी तो नहीं थी शुरुआत में, पर मेरे ऊपर इक्वल फोकस आ गया है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल और इक्वल फोकस है सबके ऊपर। दैट्स द चेंज। गौरी सर मैं ये कहना चाहूँगी ग्रेविटी के लिए कि ग्रेविटी इज द बेस्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स। करेक्ट। और ये भी कहना चाहूँगी कि आवर नेशन नीड्स मोर टीचर्स लाइक ग्रेविटी। करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं है, आपको मेंटल सपोर्ट भी मिलता है। हाँ। एनवायरनमेंट इतना हेल्दी कॉम्पिटिटिव रहता है। बिल्कुल। और एक आप compete कर सकते हो उस चीज़ का, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं हो उस सारी चीज़ को। यहाँ के टीचर्स जो हैं बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं। मैं ग्रेविटी सिस्टम का एक इनका ब्रीफिंग बता रहा हूँ कि मतलब 1-to-1 जो इंटरेक्शन ऑफ फोकस होना चाहिए वो यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। और जो इनके फैकल्टी हैं, हमारे जो फैकल्टी हैं, वो आप इनसे कोई भी सपोर्ट चाहिए, इज इट करेक्ट, कोई भी सपोर्ट चाहिए, मतलब आप इनसे रात में भी डाउट पूछोगे तो डाउट बताएंगे। हुआ है ना ऐसा? बहुत बार हुआ है ना? ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेविटी एंड अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है, दोनों से मैं पूछ रहा हूँ कि दीदी लोग आएंगे तो ये पूछिएगा कि मस्ती कैसे करते थे। मतलब इतना नंबर लाना और मस्ती करना दोनों एक साथ चलता है क्या? तो होना पड़ता है। नहीं, आप तो मस्ती करते हैं, ये तो मतलब मैं क्या बोला, फर्स्ट सेंटेंस ही में बोला था, मतलब कूल, रिलैक्स, कॉन्फिडेंट, सेल्फ बिलीव। सुबह मॉर्निंग में मतलब कार सीखने जाती हैं और बहुत सारे चीज़ें, कूल होने के इनका तरीका बहुत है। बट कैसे, ये तो मान लीजिए रिजल्ट के बाद का दौर है, बट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, और खासकर आपसे मैं जानना चाहूँगा जो बच्चे ड्रॉप लिए हैं। सर मैं ये कहना चाहूँगी कि पूरी जर्नी में इतनी चीज़ें माइंड में कंपाइल हो चुकी होती हैं। हाँ। कि हम मोटिवेशन सब लोग कहते हैं कि लैग होने लगता है, तो सबके साथ होता है। हाँ। तो हमें अप्रिशिएट करने कोई और नहीं आने वाला है। बिल्कुल। वो हमें खुद करना है। हाँ। और ये बहुत ज़रूरी है। एज अ ड्रॉपर ये मुझे बहुत मतलब फील हुआ कि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई हमें आके मतलब वो मतलब मोटिवेट करेगा। हाँ। सर ऐसा फिर इतना साथ कोई नहीं देता है। और ये कि सिर्फ हमारे टीचर्स, हाँ। हमारे पेरेंट्स, हाँ। और कुछ फ्रेंड्स जो होते हैं, उनके अलावा किसी को फर्क भी नहीं पड़ता है कि मतलब हाँ, बिल्कुल। हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, बाकी तो काम दुनिया कर ही देती है। आपका पढ़ाई करना है, बाकी का काम दुनिया पूरा कर देती है। ताना मारना है उनका नहीं होगा। जैसा कि आद्या एक बार शेयर की थी कि इनके रिलेटिव वालों को पता था कोई न कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, कोई कहीं न कहीं हो जाएगा, बट जब इनका रिजल्ट देखा तो कुछ और चेंजेस था। तो वैसा शॉकिंग होना चाहिए। इनके साथ 4th अटेम्प्ट था, आसान नहीं होता है 4th अटेम्प्ट, खुद से अटेम्प्ट लेना एक बहुत बड़ा डिसीजन है। बट आफ्टर गेटिंग द अटेम्प्ट एंड सेलेक्टिंग फॉर द KGMU, मतलब ये समझो ये बहुत बड़ा रिजल्ट है, बहुत बड़ा रिजल्ट है। और मैं तो मतलब सामने प्रत्यक्ष आपको मतलब सल्यूट करूंगा कि मतलब इतना साहस, इतनी साहस भगवान करे हर बेटी को दे, देश के हर बेटी को दे इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए कि मेरा जो गोल है वही करना है, दैट्स इट। चाहे वो पहली अटेम्प्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, कुछ भी हो। सर मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे मेरी कुछ फ्रेंड्स भी थे जो जब हो गया था उनका, मतलब किसी का पिछले साल हुआ था, किसी का उससे पहले हुआ था। हाँ। तो जब कोई मिलता था तो मम्मी पापा से जब बताता था कि ऐसे कॉलेज में आए हैं ये, तो
मतलब मैं अपने पेरेंट्स को देखती थी तो मुझे यही लगता था कि वो भी डिजर्व करते हैं कि वो कहें कि मेरी लड़की भी MBBS कर रही है। हाँ। तो मेरे को अंदर ये रहता था कि मतलब करना ही है कैसे भी करके। हाँ। तो ये चीज़ थी मेरे अंदर। अद्या, आपसे एक क्वेश्चन, जो बच्चे क्लास 12 का बोर्ड देंगे, आपने भी दिया, इनका एक इंसिडेंट मैं बता रहा हूँ। एक दिन मॉक देने आए 2 o'clock to 5:30। सुबह इनका CBSE बायो का पेपर था। मैं इनको बोला कि आज मत मॉक दो, आज कल पेपर है, तैयारी कर लो। अरे सर, जहाँ जाना है उसका मेन तैयारी करनी है, वो तो हो ही जाएगा। तो मैं जो स्टेटमेंट बोला कि ये शब्द इनके पर्यायवाची हैं, वो बिलीफ कैसे जनरेट करे बच्चा, क्लास 12 का बच्चा अगर है तो कैसे वो दोनों लेके जाए? सबसे इम्पोर्टेंट, अगर 12th और नीट एक साथ करें तो प्लानिंग है। प्लानिंग से सब कुछ हो सकता है। मेरा ये जो बोर्ड एग्ज़ाम था, मैंने पहले से प्लान करके रखा था और उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ती थी, क्योंकि अलग अलग, एक में सब्जेक्टिव आ रहा है, बोर्ड सब्जेक्टिव है और नीट ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव पार्ट मैंने पहले से ही पढ़ के रखा हुआ था और काफ़ी बार पढ़ लेती हूँ, तो मुझे पता था कि मैं लिख सकती हूँ और मैं सब्जेक्टिव लिख लेती हूँ। कहानियाँ बनाने में बहुत एक्सपर्ट हूँ तो सब्जेक्टिव हो जाता है मुझसे। और उस दिन मैं बायो एग्ज़ाम दे करके आई थी, तो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन था कि आज अगर मैं करूँगी तो मैंने फ्रेश पढ़ा हुआ है बायो। तो नीट में सिलेबस तो सेम ही है, बस पेपर का पैटर्न अलग है, तो मैं एक बार आकर ट्राई कर लेती हूँ। तो प्लानिंग करेंगे तो बोर्ड और एक साथ हो सकता है। जैसे मैंने ये सोचा कि मैंने ये ऐसी बुक्स मुझे खरीदनी है जिनमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हों। तो उसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ऑब्जेक्टिव के लिए नीट का इंजीनियरिंग एग्जाम्स के भी मैंने करे हुए थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन, क्योंकि वो बुक्स कॉमन होती हैं। आप बोर्ड के लिए भी पढ़ो और फिर पीछे एक्सरसाइजेस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए होते हैं। तो उस इंटीग्रेट करके चलना है दोनों को और प्लान करना है कि अगर इस कुछ अलग हो रहा है, जैसे मुझे दिखने की प्रैक्टिस करनी है, तो मैं वो जा करके स्कूल के एग्जाम्स में भी अच्छा कर लूँगी, ताकि मेरे को फिर घर आकर के प्रैक्टिस ना करनी पड़े, ज़्यादा टाइम ना इन्वेस्ट करना पड़े। तो स्कूल में कर लूँ एग्जाम्स में, क्योंकि वहाँ टीचर बता देंगे कि ऐसे से लिखो। हाँ। घर में बोर्ड का तो कोई नहीं बताएगा, तो फिर अपने आप टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वहाँ टाइम सेव हो जाएगा, फिर वहाँ पे नीट का पढ़ो। ऐसे समझे? मतलब पॉसिबल है। स्कूल अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ का कंटेंट वहीं पढ़ के आइए, उसका घर पे लाके होमवर्क वगैरह फिर रिवीजन वगैरह आप नीट बेसिस पे फोकस होके ही नीट का घर पे रिवीजन कीजिए। गौरी, एक चीज़ आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा कहा जाता है कि NCERT इज द बाइबल फॉर बायोलॉजी। आप ओवर एक्सपर्ट हैं बायोलॉजी में, होप सो। अगर मैं सही हूँ तो आई थिंक 350 प्लस मार्क्स है। 350 ना, आउट ऑफ 360। तो आपके भी उतने ही होंगे सर, 350 दोनों के मार्क्स हैं। एंड एक स्टेटमेंट बोला जाता है नीट वाले कि ये बाइबल फॉर बायोलॉजी। बायोलॉजी को कैसे तैयार किया जाए और व्हाट शुड बी द CF स्कोर इन बायोलॉजी? सर, जैसे मैं ICSE बोर्ड से पढ़ी हूँ। हाँ। और 11th-12th में मैंने कोई कोचिंग भी नहीं की थी। हाँ। तो जो हम लोग की टेक्स्ट बुक्स रहती थी, हाँ, और NCERT रहती थी, हाँ, तो जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, हाँ, तो मतलब हमारे घर में अभी मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, हाँ, तो उतना अवेयरनेस नहीं था। 11th-12th में कोई फाउंडेशन नहीं किया। मैंने CMS राजाजीपुरम कैंपस 1 से पूरी स्कूलिंग की है। हाँ। तो फिर जब आई तो जब NCERT कैसे पढ़ना है ये समझ ही में नहीं आता था। क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। तब हाँ, सर जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा कि ऐसे लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आते हैं, उसको कैसे पढ़ना है, तब सर फिर मुझे लगा कि मतलब इतना कंसाइज पार्ट है, हाँ, लेकिन मार्क्स इसी को पढ़ने से आएंगे। और अगर बहुत इन डेप्थ नहीं जाना है तो उसको एज इट इज जितना लिखा है उसको इतनी बार मल्टीपल टाइम्स पढ़ लें कि वो मेमोराइज्ड हो जाए। हाँ, जब कोई स्टेटमेंट हम देखें तो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, हाँ, कि ये NCERT का नहीं है। हाँ, तो इतनी बार उसको पढ़ना है। हाँ, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, ऑडियो नोट्स भी बनाए थे, क्योंकि मैंने सर मतलब बच्चों आपको एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। जब ये एग्ज़ाम दे के आए थे तो हमारे बायो के टीचर बोल रहे थे कि इसका ऑप्शन B होगा, तो इन्होंने बोला हाँ सर B ही होगा, और NCERT का पेज नंबर ओपन करके दिखा दीजिए कि कौन सा पैराग्राफ में सेंटेंस लिखा हुआ है। मतलब इस लेवल पे, इस माइक्रो इंजीनियरिंग जिसको बोला जाता है ना, उतना अंदर जाके आपको सीखना होगा। तो 350
Yes. आएंगे, बट किसी भी बच्चों को 330 तो आइडियल मिनिमम Yes. होना ही चाहिए, मुझे ऐसा और लगता सर है। मुझे लगता है कि क्योंकि कोर्स बुक्स कन्फाइंड हैं कि मतलब हाँ। एनसीईआरटी के बाहर नहीं आना है, नहीं आना। तो ये कंपैरेटिवली अगर आप स्मार्ट हाँ। वर्क करके आप उसको पढ़ेंगे हाँ। तो ये पॉसिबल भी है, हाँ इम्पॉसिबल मतलब नहीं है हाँ, मार्क्स लाना। हाँ। अब तो इतनी सारी चीजें हैं, मतलब गाइडेंस भी जब से बिल्कुल। कोविड के बाद से ऑनलाइन पे बहुत ज्यादा हाँ, गाइडेंस एक में क्वेश्चन उसमें है कि ऑनलाइन का क्या रोल होना चाहिए, वो भी मैं आप पूछूंगा, Yes. बट ये बताइए आप थोड़ा सा। ऑनलाइन की वजह से सर गाइडेंस बहुत ज़्यादा है, तो अब सबको ये तो कंफर्म है कि एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन अगर आप फिर भी देखेंगे अगर 22 लाख एस्पिरेंट्स देते हैं, हाँ। रजिस्टर करते हैं, Register। अगर मान लीजिए 19-20 लाख भी देते हैं, हाँ अपीयर कर रहे हैं, तो दे रहे हैं हाँ exam। उसमें से हाँ। लोग कहते हैं कि मतलब आधे ही सीरियस होते हैं, तो अगर हम मान लीजिए 10 लाख माने या उसमें भी सीरियस आधे, कितने होते हो तो कुछ भी हो, उसकी भी आधे अगर माने 5 लाख, तो 5 लाख भी बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा। उसमें से भी 360 आउट ऑफ 360 वाले सिर्फ थाउजेंड्स में लोग होते हैं। हाँ तो सर ये सोचने वाली बात है कि अगर सबको पता है कि एनसीईआरटी पढ़नी है हाँ और सब पढ़ भी रहे हैं, तो फिर हाँ। ऐसा क्या है जो उतने कम ही लोग इतने अच्छा स्कोर ला पा रहे हैं। हाँ हाँ तो उसके लिए आपको ये ट्रिक्स जनरेट करनी पड़ेंगी कि आपको ये समझना पड़ेगा कि पैटर्न कैसा आ रहा है पैटर्न कैसा है, और किस तरीके से पैटर्न के जो आपको आप बात करना है। ने किया, जैसे कि इसने तो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया पियरिंग में, तो इनको ज़्यादा आइडिया नहीं है। आप अटेम्प्ट देते जा रहे थे, हर बार कुछ न कुछ चेंजेस हो रहे हैं। जैसे 2019 का पेपर कुछ और था, 20 का कुछ और, Yes, sir. 22 का कुछ और था, Yes, sir. 22 में अचानक से वो पैराग्राफ वाला बायो में आ गए। तो इस प्रेशर को मतलब टोटली शिफ्ट होने जैसा है। तो जो बच्चे अगले साल नीट देने वाले हैं वो तो 21 और 22 को पढ़ के जाएंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कुछ न कुछ चेंज होगा। Yes. तो इस चीज़ को कैसे टैकल करें? सर जैसे मैंने बोला कि मैंने जब 2020 में ही मतलब मैं पूरा एनसीईआरटी पे फोकस रही थी, जब मैंने पूरा मन मेरा ये मान गया था कि मेरी बड़ी बड़ी टेक्स्ट बुक से कुछ नहीं होने वाला है, ट्रूमन एंड ऑल, ये इसी को ही पढ़ना है। हाँ हाँ। तो ये मुझे समझ में आया कि सर एनटीए जो है बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और ये इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब मेरा अपना टेस्ट सीरीज भी था वैसा। Yes, sir. इतना मुश्किल टेस्ट सीरीज मैं बता रहा हूँ, Chemistry। आप लोग का याद है ना, जो फुल सिलेबस टेस्ट हुआ था, एक पेपर इनका टफ कर दिया। मैं बच्चों आपको बता रहा हूँ, ये बच्चे 700 ला रहे थे, एक पेपर थोड़ा सा मुश्किल कर दिया, 550 के आसपास, 580 के आसपास आ गए। सारे बच्चों का कॉल आ गया कि ये क्या किया आपने। तो थोड़ा सा अपना जो टेस्ट पेपर है, मॉक टेस्ट है, Yes, sir. उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ठीक है गौरी, एक चीज़ हम इसमें और जोड़ना चाह रहे हैं कि बोलते हैं कि बहुत सारे बुक्स पढ़ना चाहिए। आधे मुझे लगता है आप तो केवल ग्रेविटी का मॉड्यूल और एनसीईआरटी, क्योंकि आपका बोर्ड था मॉड्यूल, ठीक है। गौरी ने अदर बुक भी पढ़े होंगे, तो ये बताइए, इसके साथ हम एक क्वेश्चन और ऐड कर रहा हूँ, बुक्स पढ़ने चाहिए और किस सब्जेक्ट की बुक्स पढ़नी चाहिए? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि फिजिक्स टफ होता है, तो क्या फिजिक्स का दूसरा बुक पढ़ना चाहिए, या फिर जो स्टडी मटेरियल है दैट इज मोर देन सफिशिएंट? थोड़ा जल्दी में ब्रीफ कीजिए। सबसे पहले एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट्स के लिए फिजिक्स इज़ वेरी गुड, तो एक बार उससे कॉन्सेप्ट्स पढ़ो। अगर कोचिंग जा रहे हो तो कोचिंग में नोट्स देंगे और मॉड्यूल देंगे, उसको करो। पर अगर मॉड्यूल सफिशिएंट नहीं लग रही है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, पर ठीक है, अगर मॉड्यूल सफिशिएंट नहीं लग रही, मतलब 400 क्वेश्चन से ज्यादा लगा रहे हैं, फिर मतलब अगर सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है, हाँ। तो फिर बुक्स के लिए सर्च करेंगे, तो आई थिंक फिर अरिहंत सही है। पर फिर हम लोग देखते हैं कि अरिहंत में भी आधे से ज़्यादा क्वेश्चन मॉड्यूल में दिख जाएंगे, पर फिर भी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए मैंने अरिहंत भी लगाई थी साथ में। तो हुआ ये था कि फिजिक्स के 2 क्वेश्चन आई थिंक अरिहंत से एज इट इज आ गए थे, और वो मेरे लिए बहुत टाइम सेविंग था, क्योंकि बायो बहुत लेंदी हो गया था, तो मुझे किसी भी तरीके से टाइम बचाना था। वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि मुझे वो क्वेश्चन के आंसर याद थे, तो मुझे करना नहीं पड़ा था। तो फिजिक्स के लिए वी कैन गो फॉर अनदर बुक, बायो के लिए बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के लिए यू कैन रेफर टू अदर बुक्स, पर फिर फिजिकल मुझे लगता है केमिस्ट्री के लिए भी अलग की जरूरत नहीं है। सर अगर कोई ऑर्गेनिक में थोड़ा सा इलैबोरेट, अगर किसी को नहीं समझ में आए, हाँ, अगर किसी को समझ में नहीं आए, क्योंकि बहुत कंसाइज तरीके से दे देते हैं उसमें, तो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कंसाइज, तो फिर वो इलैबोरेट बुक्स पे जाए।
पर फिर फिजिकल और इनऑर्गेनिक बिल्कुल एनसीईआरटी से पढ़ना है। मेरी यही गलती हुई थी कि मैंने केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक से कुछ से पढ़ा नहीं था एनसीईआरटी से। लास्ट मैंने पढ़ी थी पर फिर मुझे इतना याद नहीं था, तो वो मेरे मार्क्स डुबा ले गया फिर वहाँ पे। तो मेरे को पढ़ना चाहिए था एकदम रट के इनऑर्गेनिक, तो बिल्कुल ही पढ़ना चाहिए था। नहीं, आप क्लास 12th में थे तो आपको थोड़ा सा समझ में भी नहीं था कि किस चीज़ को ज़्यादा प्रिफर करके पढ़ना है। मैं बोर्ड्स के लिए दूसरी बुक्स भी कर रही थी केमिस्ट्री में, तो फिर मैंने मुझे 2 जगह टाइम देना था, तो फिर मेरा इसलिए थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया। चलिए, आप लोग ये बताइए, सारे बच्चे बोलते हैं कि मिनिमम सेल्फ स्टडी कितनी घंटे की होनी चाहिए। हमें नहीं लगता सेल्फ स्टडी कोई एक अच्छा वर्ड है, हमें लगता है प्रोडक्टिव स्टडी। इज इट करेक्ट? तो प्रोडक्टिव स्टडी कितनी होनी चाहिए? सेल्फ स्टडी मतलब क्या हो गया ना, वो तो वैसा मतलब पुराने जमाने से लिखते आ रहे हैं लोग, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी आवर्स। प्रोडक्टिव आवर्स कितने होने चाहिए? ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई बिगिनर है और कोई, आप बताइएगा ड्रॉप आउट के लिए, आप बिगिनर के लिए बताइएगा, मतलब अपीयरिंग के लिए, क्योंकि आपको पता है स्कूल के साथ समय तो मिलेगा नहीं, तो बताइए कैसे, कितने प्रोडक्टिव आवर्स होने चाहिए? जो भी वीकेंड मिले उसे बहुत ही जुडिशियसली यूज़ करना है हमको। टाइम नहीं वेस्ट कर सकती हूँ मैं नहीं कर सकती थी टाइम वेस्ट, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास इतना। तो उसमें मैं ज़्यादा नहीं पढ़, ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाती थी मैं। तो ऑन एन एवरेज मैं डे में 6 to 7 आवर्स पढ़ती थी, वो भी जब नीट से 4-5 महीने पहले। उससे पहले 3 to 4 आवर्स ही पढ़ पाती थी, स्कूल भी था और भी चीज़ें थी। तो लेकिन जितना पढ़ती थी मैं कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ती थी। पर अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। अगर मेरे को 3 to 4 आवर्स में कोई चीज़ मैं रट पा रही हूँ, कोई चीज़ मैं समझ पा रही हूँ, या फिर कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस कर पा रही हूँ मैं, तो कोई बंदा किसी और टाइम में कर पाएगा। सही बात। तो ये आपको अपने आप देखना पड़ेगा कि आप कितनी देर में कितना पढ़ पाते हो या फिर कितना लर्न कर पाते हो। गौरी बताइए। ड्रॉपर्स के लिए तो मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अपनी गलती पता होनी चाहिए कि आपकी गलती हुई कहाँ पे। बिल्कुल। देखो, अगर उसको नहीं पता, आपने पता नहीं किया, ये तो आप एक लाइन में बता दिए कि गलती पता होनी चाहिए। गलती निकाले कैसे कि क्या गलती कर रहा है, वो बताइए आप। गलती ऐसे निकाल सकते हैं कि आपने जैसे 2022 का जिसने पेपर दिया है, बहुत कम मार्क्स से जिसका रुका है या जिसके मतलब मार्क्स उतने नहीं आए, तो अपना पेपर ले और एनालाइज करे कि किस किस पार्ट में उसने कितना पढ़ा था, क्या वो मतलब किस हिसाब से वहाँ पे वो अप्लाई कर पाया, और किस वजह से मतलब वो पॉइंट्स लिखे कि क्यों सिलेक्शन जो है रुक रहा है, कि मतलब पढ़ा नहीं था, रिवाइज नहीं किया था, क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस किए थे, वो क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि सर यही तो मतलब गलती ही तो पता करनी है कि आखिर अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, वो बहुत ज़रूरी है फाइंड आउट करना। जब आपको वो पॉइंट्स मिल जाएं कि मेरा रिवीजन कम था, या मतलब मैंने टाइम नहीं मैनेज कर पाए थे, या मॉक नहीं लगा पाए थे, या एनसीईआरटी पे फोकस नहीं कर पाए थे, ये जितने पॉइंट्स आपके निकल रहे हैं, फिर आपका जो ड्रॉपर का जो टाइम है, फिर आपको उस हिसाब से फोकस्ड रह के आपको उस पे काम करना है ज़्यादा। जैसे गौरी के बारे में बता दूं या फिर आद्या के बारे में ही, दोनों जब कोचिंग आते थे तो कोचिंग में ही रुक जाते थे, शाम तक रुक जाते थे। मैंने कितने बार इनको बताया भी, जा कुछ खा ले, कुछ मतलब थोड़ा रिलैक्स हो ले। नहीं सर, मुझे नीट करना है। एक जुनून, हौसला, ठीक है, मतलब देखने से बच्चे में पता चलता है कि हाँ क्या ज़्यादा है, प्रायोरिटी में क्या ज़्यादा है, भोजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ बनिए, आप भी आइए, फैकल्टी से मिलिए। और मुझे नहीं लगता है कि आप कभी भी डाउट पूछेगा तो आपको, तो मुझे नहीं लगता है किसी ने कभी मना किया होगा या किसी को भी। बहुत सपोर्टिव फैकल्टी हैं, पूरा सेटअप अच्छा है, मेंटरशिप अच्छा है, 1-to-1 फोकस होते हैं। तो एक बार सिस्टम का पार्ट होके आप देखिए, और रिजल्ट आते हैं। ऐसे नहीं है कि मतलब रिजल्ट कैसे होते हैं, कैसे पढ़ना पड़ता है, सामने एग्जाम्पल है, सामने पढ़े हुए हैं बच्चे, आके 3-3 घंटे मॉक देते थे। कब जब इनके स्कोर कम आते तो डिप्रेस हो जाते थे, क्या करें। तो फिर इनको समझाइए, मतलब एक समझ रहे हैं ना कैसे बच्चों को हैंडल करना है। उनको समझाइए भी कि आप कर सकते हैं, उनको ज़्यादा अगर उछल रहे हैं तो उनको बताइए भी कि आप ज़्यादा मत ऊपर जाइए, थोड़ा नीचे रहिए। तो वो है, बट हाँ प्रायोरिटी में अगर आपका MBBS है ओके रहेगा। लास्ट में आप लोग से पूछ रहे हैं, रिजल्ट आए हुए लगभग 1 महीने से ऊपर,
क्या क्या प्लानिंग हुई और कहाँ कहाँ घूमना हुआ? सर पहले एड्रेस सिलेक्शन। बताइए। ज़्यादा मैं घूमती फिरती नहीं हूँ, थोड़ी इंट्रोवर्ट हूँ, तो हाँ। फिर केवल पढ़ाई करते हैं आप? नहीं, घर पे एंजॉय करती हूँ मैं। घर पे एंजॉय तो करते हैं। इसलिए मैं रिलेटिव्स के यहाँ गई थी, हाँ। अपनी बुआ वगैरह के यहाँ गई थी, हाँ। और घर पे फिर मैंने वापस बुक्स पढ़ना चालू किया। फिर मेरे पापा को सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने थे, पैन कार्ड बनाना था, आधार अपडेट करवाना था, फिर मैंने कार चलाना सीख लिया। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैंने मिस करी, नेटफ्लिक्स और बाकी वेब सीरीज मैंने बहुत देखा, इतना देख लिया कि अब मैं बोर हो गई। तो पंचायत कोटा फैक्ट्री सारा ये वाली नहीं थी। ये वाले नहीं देखे। अच्छा, दूसरे आपका क्या रहा? सर मेरा भी यही है कि मतलब बाहर बहुत ज़्यादा घूमना नहीं हुआ। हाँ। हम लोग नहीं, बहुत सारे बच्चों का प्लान रहता है ना कि हमारा एक बार हो जाए उसके बाद फोड़ देंगे। तो वही सर, भाई एक्चुअली मेरा 10th में है। हाँ। और बहन भी प्रिपरेशन कर रही है। हाँ, और तो- दोनों ग्रेविटी का ही पार्ट। हाँ, दोनों ही ग्रेविटी के पार्ट है। बिल्कुल। तो बहुत मतलब अगर कहीं जाते तो सबका टाइम मतलब वो हाँ, मैनेज नहीं हो पाता, तो क्योंकि इसलिए वो भी आपको फॉलो करेंगे ना, Yes, उनको sir. भी लगेगा कि अब मैं भी घूमूंगा। हाँ, तो इसलिए बाहर तो control जाना नहीं करना हुआ, है। लेकिन घर पे ही बहुत सारी चीज़ें की, मतलब कई सारी मेरी मतलब शौक था, स्केचिंग, पेंटिंग, कुकिंग मेरी हॉबी है। हाँ। तो मैंने ये सब चीज़ें की, और थोड़ा सबसे इम्पोर्टेंट जो था, मैं सोई आराम से। ये तो मैं भूल गई थी कि सर मतलब सोना कैसा लगता है इतने टाइम बाद, मतलब नींद बहुत वो थी कि रिलैक्स मतलब- नहीं रहते थे। वो उसको जो एक वर्ड बोलते हैं ना, सुकून का Yes, हाँ, नींद। सुकून वाली एक नींद। सुकून की नींद जो होती है, समझ लो ये नींद अलग ही नींद है। Yes, sir. वो रिजल्ट के बाद ही आपको सुकून आएगा, और उसका जो नींद होगा ना, वो वर्ड शब्दों में उसको बयां नहीं कर सब सकते। माइंड में ऐसा बन गया था कि ज़्यादा मतलब ऐसा होता कि जब खाना वाना खा लो तो नींद आती थी, मतलब हाँ। लेजनेस लगती थी। तो उस चक्कर में मैं बहुत लापरवाही भी करती थी। मेरे मम्मी पापा बहुत गुस्साते भी थे कि टाइम से खाया करो ये। तो यही है कि बहुत ज़्यादा अब नई नई चीज़ें मम्मी बना रही हैं, हाँ। तो वो खा रही हूँ और सो रही हूँ, और भाई बहन को गाइड कर रही हूँ कि कैसे पढ़ना है। जो लोग पूछ रहे हैं उनसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि उनको हेल्प हो। आप लोग दोनों से एक चीज मैं पूछ रहा हूँ कि ग्रेविटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, या अगले सेशन में जो इनका एग्जाम होगा या नए एडमिशन लेंगे, कैसे ग्रेविटी को सपोर्ट सिस्टम को यूटिलाइज मैक्सिमम कर सकते हैं बच्चे? और अभी भी क्या 6 महीने, आई थिंक 6 महीने हैं बचे हुए, इसके लिए क्या उनको एक वैसा ट्रिक बता दो। ट्रिक तो कुछ होता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कोई ट्रिक काम करता नहीं है, बट कुछ वैसा उनको बता दो जो कुछ मेहनत करे तो कुछ मार्क्स अगर रह जाता है वो क्रैक कर जाए। कुछ बताइए, कुछ वैसा ट्रिक। सबसे पहले तो कभी किसी भी बात का डाउट होता है, अगर या पढ़ाई को लेकर के या अपनी आप को लेकर कि मैं कर पाऊंगी या फिर मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आके सब्जेक्ट टीचर से बात करो या फिर किसी से भी बात करो कोचिंग में आके, बिकॉज दे विल गिव यू अ सोल्यूशन। और उसके बाद कुछ सोल्यूशन देंगे तो मोस्ट प्रोबेबली बोलेंगे कि यहाँ इतने घंटे पढ़ो या फिर ये पढ़ो, तो फॉलो दैट, क्योंकि वो ऑब्वियसली हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद अगर काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है कि मैं टेस्ट कर रही हूँ फिर भी नहीं मेरे मार्क्स आ रहे हैं, तो कोचिंग में आकर के अगर टेस्ट करोगे, मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, तो एक एनवायरनमेंट मिलता है कि मेरे को इतनी देर, क्योंकि घर में मैं करती थी, मतलब मेरा 2-3 क्वेश्चन बचे तो आई वुड एक्सटेंड 10 मिनट्स में थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ। पर कोचिंग में ऐसा नहीं होता है, यू हैव टू, एक एनवायरनमेंट होता है, उस एनवायरनमेंट में करो और उतनी देर में करो। और मेरे को ये बहुत बेनिफिट किया था, बिकॉज यूजुअली मैं अपना पेपर 10-15 मिनट पहले ख़त्म करती थी टेस्ट उसके टाइम पे, मॉक टेस्ट के टाइम पे, बट मैंने अपना पेपर नीट के टाइम 40 मिनट्स पहले ख़त्म कर लिया था। तो मुझे प्रेशर की आदत पड़ गई थी, क्योंकि तो कोचिंग में आकर के अगर पेपर करोगे और दूसरे तुमको गाइड करेंगे अगर, तो तुम्हारा आधा बर्डन खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो तुम्हें बताएंगे कि तुम ये गलत करो या फिर तुम्हारा लेवल इससे थोड़ा ऊपर है, इससे थोड़ा ऊपर लेवल का पेपर लगाओ, या इससे थोड़ा नीचे है तो इससे थोड़ा नीचे लेवल का पेपर लगाओ। वो कोई तुम्हें एनालाइज करेगा, ये तुम खुद नहीं कर सकते। सर बताइए। सबसे पहले मैं अपने टीचर्स का नाम ले लेती हूँ। हाँ बताइए, बिल्कुल। फिजिक्स की फैकल्टी थे पंकज सर हाँ। और आलोक सर। हाँ।
केमिस्ट्री के लिए थे अशफाक सर, मयंक सर और बहादुर सर। बिल्कुल और बायोलॉजी के लिए थे मुमताज़ सर और शहनवाज सर थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर सारे ही टीचर्स के साथ मेरी बॉन्डिंग जो थी बहुत अच्छी थी, क्योंकि सब लोग मतलब मुझे कोई भी हाँ। टेंशन, अगर कोई भी मतलब घबराहट हो रही है, पैनिक हो रहा है, तो मैं बात करती थी, किसी से भी बात करती थी। और पंकज सर से तो मैंने एग्जाम डे तक फ़ोन किया, जब मैं सेंटर पे खड़ी थी तब तक। हाँ हाँ हाँ। तो इतना मतलब सपोर्टिव मेरे टीचर्स रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो यही कहते थे, मैं उन्हीं की चीज़ें कुछ बताती हूँ कि जैसे शहनवाज सर ये कहते थे कि मतलब मन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। आपको मन मतलब भ्रमित करता है, करेक्ट करेक्ट। ये नहीं, आपको खुद उस पर कंट्रोल रखना है कि नहीं, मतलब रिवीजन प्रॉपर रखना है, हाँ। मॉक टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है। दूसरी चीज़ है कि जैसे वी कैन नॉट एस्केप हार्ड वर्क, हम मेहनत से भाग नहीं सकते हैं, नहीं भाग सकते कि अगर हमें क्वेश्चन करने हैं तो करने ही हैं। सर कहते थे मतलब सिलेक्शन एक ही बार होता है, बिल्कुल तो करेक्ट। जितनी मेहनत करनी है, हाँ इतना टाइम आपको मिला है, जितनी मेहनत करनी है वो कर लो, क्योंकि एक बार रिजल्ट आ जाएगा, एबी मार्क्स लिख जाएंगे, रैंक आ जाएगी, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। फिर आप ये सोचो कि अगर मैं ये कर लेता तो नहीं हो पाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब समय गुजर जाने के बाद फिर आप अगर सोचोगे वही- कि हमें यही करना चाहिए था, फिर पछतावा छोड़ के आप कुछ नहीं कर वही, सकते तो हो। सर मॉरल यही कि जो टाइम मिला है हाँ। उसका हम मैक्सिमम यूज करें। मैक्सिमम यूज करें। कि हम लोग आई थिंक प्रैक्टिस का ही सर हमारे जो टीचर्स ने करा उसी का नतीजा है कि इतना डिफिकल्ट पेपर होते हुए भी हम लोग इवन वी आर सेइंग कि वी लैडर्ड एट these marks like 650 and 660, बट इतना लाना भी सर प्रैक्टिस अगर नहीं हो किसी की तो पॉसिबल नहीं है, जैसा पेपर आया था प्रैक्टिस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वही मैं क्वेश्चन पूछा था कि मतलब हर बार कुछ न कुछ चेंजेस हो रहे हैं, बट उसके बावजूद भी इतना सर ये लाना मान के चल रहे हैं कि अनप्रिडिक्टेबल है, हाँ। पेपर कैसा भी हो सकता और है, सारे क्वेश्चन अनसीन रहेंगे, अनसीन रहेंगे और हमें तैयार रहना है। जैसे बायोटेक एक चैप्टर है, 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज था, हाँ। लेकिन 2021 में आई थिंक 12 क्वेश्चन उससे आए थे। बिल्कुल। तो अब सर अपसाइड डाउन चेंज हो गया। हाँ। अब हम इसमें किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। किसी को आपका सिर्फ blame फोकस है कि हमारे पास जो किताबें हैं वो कन्फाइंड, रिसोर्सेज कन्फाइंड है। ब्लेम जो आप कर रहे हो, 3 क्वेश्चन तो गलत था, उसको भी ब्लेम एक्सेप्ट सर नहीं वही किया। अनफॉर्चुनेटली वही चीज़ थी जो गलत हुआ है बायोलॉजी में। मैंने अनफॉर्चुनेटली जो उन्होंने आंसर दिया है वो मार्क नहीं कर रखा, जबकि क्वेश्चन एनाटॉमी मतलब वो बोनस ही था, होना ही चाहिए था। वो नहीं चाहिए। तो सर ये अब इन मार्क्स की वजह से हम लोग के मार्क्स ज्यादा थे तो हम लोगों को फर्क नहीं पड़ा, हाँ, पर जो बॉर्डर वाले बच्चे होंगे बिल्कुल। उनके लिए पूरा सीन चेंज हो जाता अब ये देखो ना, अब जिनका मान ले 595 के आसपास होगा या 598-99 होगा, अब 5 नंबर के कारण 604 हो जाते Yes, sir. उनका कुछ न बहुत कुछ हो बड़ा जाता। डिफरेंस। एक बार की कॉलेज मिल जाएगा और फिर पूरा टाइम देना, पूरा रेस से बाहर हो जाता। अच्छा, अब आप लोग के साथ सेशन तो बहुत लंबा चल जाएगा, समय का तो पता भी नहीं चल रहा है। एक चीज फाइनली पूछना चाहता हूँ, दिवाली परसों है, दिवाली और सिलेक्शन और रिजल्ट, पहला ऐसा कॉम्बिनेशन, खतरनाक कॉम्बिनेशन, कैसा फील हो रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। हाँ। मतलब मुझे जब मेरे मॉम डैड सबसे बात कर रहे हैं तो उनको इतना रिलैक्स्ड, उनको इतना सेटिस्फाइड देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बिल्कुल। कि ये मेरी वजह से है, ये हाँ, इसलिए बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है। आपका? बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। मतलब यूजुअली मैं ऐसे प्रे करती थी कि मुझे ये दिला दो भगवान जी, मुझे ये करा दो, बस एक बार ये करा दो, ऐसे कुछ करा दो। बट अब ये जब हो गया है तब मैं ये चीज़ें कम कर दी कि मुझे ये दे दो या ये दे दो, और मैं ये करती हूँ थैंक यू, आपने मुझे ये चीज़ दी है या फिर इतना सब किया। सही बात है। फाइनली आद्या और गौरी, आप लोग से फाइनल क्वेश्चंस, जो बच्चा आपको सुन रहा है, होप सो आप हमारे साथ फिर से जुड़िए। कुछ बच्चे डाउट्स पूछेंगे, उनको शेयर करेंगे डाउट्स, उनका सॉल्यूशन बताइए। और आप तो हमारे दोनों, आप मेरे मेंटर बन गए हो, अब तो हम कुछ भी पूछना होगा आप ही से पूछेंगे। हमारा रोल खत्म मेरा रोल जो था मैं कर दिया, अब आपकी जिम्मेदारी, ठीक है? जो बच्चे आपको सुन रहे हैं वो कैसे आपसे कुछ सीख सकते हैं कि कैसे हार्डवर्क करके हमें जाना है। हो सकता है केजीयू में ना मिले, बट कोई भी गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट पाना, क्योंकि यूपी हमारा जो एरिया है, यहाँ पे उस लेवल के बच्चे आते हैं, कुछ गांव से बच्चे आते हैं, कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है उनको बाहर से आके यहाँ रहना, हॉस्टल में रहना, हॉस्टल का खाना खाना,
मतलब उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने में ही उनका 1 साल का कोर्स जो है वो 4 महीना इसी में चला जाता है। तो उनको कुछ बताइए, और फिर से आप लोग को मैं शुक्रिया कहूँगा कि ग्रेविटी क्लासेस, होल फैमिली ग्रेविटी क्लासेस की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ, थैंक यू सर। शुभकामनाएं, और बच्चों के लिए 2 लाइन। सर मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे गेम होता है उसके सारे रूल्स होते हैं, हाँ वैसे ही जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसका कुछ सर्टेन प्रोसेस है हाँ कि आपको क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपको क्लासेस करनी है, हाँ। आपको मॉड्यूल करना है, हाँ। मॉक टेस्ट लगाने हैं, हाँ। उसका एनालिसिस करना है, हाँ और अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लाइक 4th अटेम्प्ट है तो आप उससे मोटिवेशन कैसा ले रहे हो कि 4th अटेम्प्ट में, आई डोंट से कि 4th अटेम्प्ट में निकालना अच्छी बात है, मैं हाँ। ये नहीं कह रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ अगर कोई ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है फंसा तो हुआ। आप ये मोटिवेशन लो कि ये इम्पॉसिबल नहीं है। लाइक मेरे जो पास्ट 2 अटेम्प्ट्स हैं वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट थे कि मेरे बहुत कम मार्क्स में रुका था। हाँ रुका लेकिन था, मुझे हाँ। सर ये लगता है कि अगर मेरे पिछले साल मेरे 590 थे, अगर 602 आ जाते तो मुझे कॉलेज मिल जाता, बट मुझे ये कॉलेज तो नहीं मिलता। Exactly. तो भगवान ने आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी कर रखी अच्छी है, कर रखी है, आपको उस पर भरोसा रखना है भरोसा रखना। कि आपको एंड तक जहाँ तक आपका एफर्ट है वहाँ तक करना है। अगर सर मैं गिव अप कर चुकी होती तो मैं अगर देती नहीं पेपर तो कैसे पॉसिबल होता। बिल्कुल। मैं मतलब मेरे मॉम डैड ने कहा था कि किसी को नहीं है पता है कि मैंने नीट इस बार लिखा ही, किसी को नहीं पता था इस बार। अच्छा तो ये सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रैक्टिकल रहिए, हाँ। प्रैक्टिकल की जो चीजें हैं आपको उनको एक्सेप्ट करना है कि हमको बिल्कुल। टेस्ट लगाना है, हाँ। और मेहनत करनी है मेहनत। जितना आप कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिस ही तो करना है। आपका स्लोगन, फर्स्ट डे का स्लोगन प्रैक्टिस ही तो करना है। बताइए। पहली बात तो ये कि अपने ऊपर बिलीफ रखना है, क्योंकि जैसे तुम हो वैसे सब है, जितनी कैपेबिलिटी दूसरे में उतनी कैपेबिलिटी तुम में है। तो बस ये देखो उनमें वो डिफरेंट क्या करते हैं, वो कंसिस्टेंट रहते हैं। और एक और चीज़ है, दूसरों पर ब्लेम डालना छोड़ दो। जैसे कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आया है तो ये मत बोलो कि ये क्वेश्चन नीट में, ऐसे लेवल का क्वेश्चन नीट में आता ही नहीं है, इन्होंने दिया इनकी गलती है, या फिर बुक में गलत पब्लिश है आंसर, क्योंकि ये मैं करती पर फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि ये सही नहीं है, ये मेरी अप्रोच मेरे को फ्रस्ट्रेशन दे रही है, सबको फ्रस्ट्रेट ही करेगी। तो ये अप्रोच छोड़ देंगे, दूसरों पर दिल नहीं डालना है। ऐसा भी होता है कि अगर तुम टेस्ट लगा रहे हो घर पे, आकर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है घर पे, यू कांट एक्सपेक्ट कि पिन ड्रॉप साइलेंस रहेगा, तो उसको एक्सेप्ट करो कि साउंड है, वो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, उसको बजने दो, तुम अपना काम करो। क्योंकि नीट एग्जाम में भी मेरे सामने वाली लड़की कांच की बोतल पानी की टूट गई थी, मेरे पेपर में पानी आ गया था थोड़ा सा, पर मैं अगर वहाँ 5 मिनट फ्रस्ट्रेट होती कि इस लड़की ने क्यों किया ऐसा, तो मेरा डिफरेंस पड़ जाता, मैं फ्रस्ट्रेट होती। तो दूसरों पर ब्लेम डालना छोड़ दो, टेक इट ऑन योरसेल्फ। तुम उस सिचुएशन सुधारने के लिए क्या कर सकते हो वो सोचो, और सब कर सकते हो, दूसरे कर सकते हैं, तुम भी कर सकते हो, क्योंकि दूसरे भी इंसान ही हैं। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ठीक है, आप लोग को शुक्रिया, थैंक यू सर। शुक्रिया। ठीक है।